टाइप्स आप लोगों ने बताई कि मैम 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि किसी भी पौधे के विकास में मदद करते हैं। देखो आप जानते हो कि मैम एक छोटा-सा बीज धीरे-धीरे करके अंकुरित होता है और अपनी पूरे के पूरे पौधे और प्लांट को बनाने में सक्षम है। इसी के द्वारा हमारे फल, फूल, बीज सब कुछ तैयार होते हैं और वही बीज वापस से एक नया प्लांट बनाने के लिए भी, डेवलप कराने के लिए भी यहाँ कैपेबल होता है। इसके अंदर अगर हम पोषण की बात करें तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, बोरॉन है। इन सभी की कैटेगरी को हम रखते हैं पादप के पोषक तत्वों की। देखा जाए तो अलग-अलग क्या हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं। यही एलिमेंट्स प्लांट के लिए रिक्वायर होते हैं, यही एलिमेंट्स की आवश्यकता हमारे पौधे को होती है। या जो आप बीज डाल रहे हैं, जो फसल आप उगाना चाहते हैं, उसके अंदर इन सभी चीज़ों की अगर मात्रा संतुलित है, तो डेफिनिटली आप कह सकते हैं कि मैम हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं डिवीज़न की बात करूँ कि इनको कितने भागों में बाँटेंगे, तो यहाँ कोई अलग डिवीज़न नहीं है मैम। जैसे एनिमल्स में जैसे हमने ह्यूमन्स में बात की थी ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर कि वहाँ पर भी देखो हमने 2 भाग बाँटे थे न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में। अब आप ही मुझे बताइए कि हमने पोषक तत्व तो बहुत सारे रखे थे, लेकिन इन्हें 2 भागों में बाँटा था, जिसमें सबसे पहला भाग आया मैक्रो न्यूट्रिएंट। फर्स्ट पार्ट क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी मुख्य पोषक तत्व। अब ये बात तो आप भी समझ रहे हो कि मुख्य का मतलब क्या है कि मैम इसकी आवश्यकता हमें डेली बेसिस पर है, ज़्यादा मात्रा चाहिए और रेगुलरली चाहिए, जिसको हमने कहाँ कैटेगराइज़ किया था? अपने ह्यूमन बीइंग्स में। यहाँ पे मैंने 3 नाम बताए थे, कमेंट में बता दो कौन-कौन से नाम एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आते हैं। देखिए किसको कितना याद है। पंखे से लटक के प्रणाम मत करो, दिक्कत हो जाएगी, है ना? नीचे उतर आओ, लटकने की आवश्यकता नहीं है। पंखे को चलने दो, मौसम थोड़ा फिलहाल आपका गर्म हो चुका है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? जल्दी से बताओ भई। तो अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आएँगे तो कितने नाम बताए थे? सबसे पहला नाम बताया था कार्बोहाइड्रेट का, डेली चाहिए मैम। जब तक रोटी नहीं खाऊँगा, तब तक मेरा ऐसा लगता है भोजन ही नहीं खाया है मैंने, है ना? स्वीकृति बहुत शानदार। जब तक रोटी नहीं खाते ऐसा लगता है मैम सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। फल अगर हम खा भी लें तो लगता है कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो चुका है, बार-बार भूख लगनी शुरू हो जाती है। होता है कि नहीं होता? सेम चीज़ आपके कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानी जाती है। यानी कि हमारी जितने भी अनाज हैं, फल आपके मीठे होते हैं, वो सब आते हैं इसके अंदर। चाव चावल है, आलू है, जिसे खा के तुरंत ऐसा लगता है कि यार पेट भर गया, अब कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा प्रोटीन जो कि शरीर का विकास कराता है, ठीक? जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करता है, बच्चे के धीरे-धीरे करके बॉडी में ग्रोथ लेकर के आता है, जिसको बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता भी मैम डेली बेसिस पर चाहिए। और अगर प्रोटीन नहीं लिया तो कहते हो ना कम उम्र है अभी तो, लेकिन अभी से बाल झड़ने शुरू हो गए। बाल झड़ने के साथ-साथ मैम बाल 20 साल नहीं हुए, अभी हम सफ़ेद होने शुरू हो गए हमारे बाल, हैं? अभी से मेहंदी कैसे लगाएँ? तो कुल मिलाकर के चलो कुल मिलाकर के इसे हम किस नाम से जानते हैं कि ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में आते हैं और साथ-साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे जिसे हम हमारे फैट के नाम से जानते हैं, वसा के नाम पर यहाँ पर जानते हैं, ठीक है? अगर किसी को भी लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की कम है, ज़्यादा है, बेटा आप जहाँ मर्ज़ी वहाँ से पढ़ सकते हो। मेरी क्लास में सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वेलकम है जो जेनुइनली पढ़ कर के सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इधर-उधर की बातें करके टाइम खराब करके अपना भी और दूसरों का भी, ठीक है? ना आपको कुछ मिलने वाला, ना बाकियों का और आप टाइम यहाँ पर खराब कर रहे हैं। आप बिल्कुल क्लास से बाहर जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भई? अपना भी टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है समरदीप। चलो। अगला आता है जिसे हम कहते हैं फैट, फैट यानी कि वसा। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में मैम मानव के अंदर ये 3 आते हैं और इसका जो दूसरा भाग हमने पढ़ा था वो आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब क्या होता है? जिसे सूक्ष्म यानी कम मात्रा में चाहिए लेकिन ज़रूरी बहुत होते हैं। जिसकी श्रेणी में सूक्ष्म पोषक तत्व में हमने पढ़े थे सभी विटामिन्स और हमारे मिनरल्स। ठीक है? जितने भी खनिज पदार्थ हैं, विटामिन हैं, इनको हम यहाँ पर कैटेगराइज़ करते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग्स की बात है, ये यहाँ पर बात करें तो मानव की श्रेणी है, जंतु की श्रेणी है। यही चीज़ अगर मैं प्लांट्स के अंदर लेकर आऊँगी, तो पौधे में कुछ तत्वों के नाम हमें ध्यान रखने हैं। नाम वही है लेकिन काम जो है, वो इनका यहाँ पर देखा जाएगा कि किसको ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है, कौन कम मात्रा में आवश्यक होता है। अब देखो प्लांट के अंदर अगर मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर कुछ 9 नाम याद रखने हैं। ये 9 नाम हालाँकि होते तो मैम देखो बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरॉन, ठीक है, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम या फिर हम बात करें यहाँ पर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, मैंगनीज़ ऐसे कई सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे और प्रश्न आ जाए ज़रा इनमें से छाँट करके बताओ कितने मैक्रो हैं, कितने माइक्रो हैं। वहीं आपके समस्या जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या है आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ध्यान रखने हैं और उसे ध्यान रखने के लिए देखो मैम एक सिंपल सी कहानी जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। देखो भई, बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है? प्लांट्स की श्रेणी में सबसे पहले आप जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सोचो ज़रा कि मैम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भाई ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी पौधे को अगर हम श्वसन की क्रिया की बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें, ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि नहीं? होती है। तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं कि मैम देखो ऑक्सीजन भी चाहिए। इसी प्रकार से प्लांट्स को कार्बन भी चाहिए क्योंकि बिना कार्बन के तो मैम इनकी कहानी ही संपूर्ण नहीं होती। प्लांट्स के अंदर बेसिक एसेंशियल एलिमेंट कौन-सा होता है? कार्बन होता है। और हाइड्रोजन भी चाहिए, पानी भी यहाँ पर चाहिए। हाइड्रोजन से ही आपका पानी का मॉलिक्यूल बन कर के तैयार हो सकता है, ठीक है?
तो आप बताएँगे मैम सबसे पहले मुझे 3 नाम ध्यान रखने हैं, वो क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। देखो दिल से पसंद आए तो सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा और बाकी मैम नोट्स तो आप बना ही रहे हैं, ठीक। सबसे पहले 3 नाम ध्यान करें, CHO दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद 3 नाम और ध्यान रखेंगे जिनके बिना कोई भी पौधे की ग्रोथ हो ही नहीं सकती, जिन्हें हम क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं। वो कहलाते हैं आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के नाम से। एन से नाइट्रोजन हो गया आपका, पी से फास्फोरस और के पोटेशियम के लिए आता है, तो ये 3 नाम हमें और ध्यान रखने हैं। पहला CHO, दूसरा NPK, इन्हें इसेंशियल यानी आवश्यक क्रिटिकल एलिमेंट्स है मैम, नहीं हुए तो समस्याएं बहुत आती हैं, अभी हम आगे यहाँ पर देखेंगे। तीसरा नाम जो आपको ध्यान रखना है वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ठीक। ये 3 नाम और ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के ये मैंने आपके स्क्रीन पर 9 नाम जो लिखे हैं, इन 9 नाम के द्वारा आप कह सकते हैं ये हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, इनकी आवश्यकता अपने को चाहिए ही चाहिए, ज्यादा मात्रा में भी हमें यहाँ पर ये रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है? तो इन्हें हम क्या कहेंगे कि CHO, NPK बोले तो एसेंशियल एलिमेंट्स, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये 9 नाम याद हो गए। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट लिखा हो बता देना वो माइक्रो है, वो माइक्रो कहा जाता है, चाहे उसके अंदर मोलिब्डेनम आ जाए, आयरन आ जाए, कोबाल्ट आ जाए, सल्फर ये सिलिकॉन आ जाए, ठीक है, आपका जिंक आ जाए, यानी आप जितने भी अलग अलग नाम देखेंगे ये सब क्या है? हमारे माइक्रो की श्रेणी में आते हैं। बाकी जो भी दिख जाए, बस यहाँ तक ध्यान रखना कि ये 9 आपको याद होने चाहिए। बोलो भाई याद हो गए कि नहीं? CHO, NPK, NPK के नाम हम क्रिटिकल एलिमेंट्स देते हैं मैम। ये पहले वाले 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर हो जाएगा। बाकी जो बच गया वो आपका सारा कहाँ आ गया? माइक्रो की श्रेणी में आ गया। इसी प्रकार से देखो ध्यान देना, ये हमारा कोई भी प्लांट की हम बात करें, इन सभी को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया। मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी श्रेणी में 9 आते हैं, ये रहे, लार्ज अमाउंट में चाहिए। और अगर हम बात करें माइक्रो की, जिसमें आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कोबाल्ट, क्लोरीन जो भी आता है वो सब क्या है? माइक्रो की श्रेणी में यहाँ पर आते हैं। इसमें कोई समस्या भाई किसी के मन में? जल्दी से बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में थम्स अप का साइन शेयर करके। क्लियर है कहानी? तो मैम इसी को कहते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से ये जाने जाते हैं। आपके कहीं पर स्क्रीन पर कोई भी ऐसा नाम आ जाए और आपसे पूछने के लिए बोल दे कि भाई मैक्रो है या माइक्रो है, जरा पहचानो। इस पर क्वेश्चन था कि नहीं था? बिल्कुल था। अब इधर देखो, अगर मैं आपके सामने कुछ नाम लिखूं, आप ही बताते चलिए कि मैम मोलिब्डेनम, MO, किस में आता है, मैक्रो या माइक्रो? जल्दी जल्दी से बताओ पहले तो, फटाफट से कमेंट करेंगे। MO यानी मोलिब्डेनम मैक्रो में आता है या माइक्रो में आता है? देखिए कितना आपको याद हुआ। क्लास में ही याद करके जाएंगे, अलग से घर पे टाइम नहीं देना मैम, अभी की अभी खत्म करेंगे किस्सा। माइक्रो में आता है, बहुत बढ़िया। MO यानी मोलिब्डेनम माइक्रो की श्रेणी में आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए S यानी सल्फर, किस में आएगा? जल्दी से कमेंट करो। सल्फर किसकी श्रेणी में आता है, मैक्रो या माइक्रो? अरे भैया मोलिब्डेनम कहाँ था? मोलिब्डेनम थोड़ी था मैम, ये तो माइक्रो में आता है। लिखते रहे ना जहां जहां गलती करो, और ये पेपर में आ गया तो फिर कहोगे मैम पता नहीं चला, हम तो होली मना रहे थे, हैप्पी होली हो गई हमारी तो। सल्फर अभी किस में बताया था? मैक्रो की श्रेणी में बताया था, बहुत शानदार। अगर नाम आ जाए जिंक का, करिए, अगर नाम आ जाए जिंक का, मैक्रो है या माइक्रो है? जिंक को हमने मैम माइक्रो की श्रेणी में रखना है, क्योंकि मैक्रो में तो पढ़ा ही नहीं था। उन 9 नाम में से थोड़ा सा ध्यान कर लेना, CHO, NPK, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, इनमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, दैट मीन्स क्या होगा? माइक्रो होगा। तो ये भी हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में रखेंगे। अगर नाम हाइड्रोजन का आ जाए तो किसको बताओगे? जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन मैक्रो है या माइक्रो है? हाइड्रोजन मैक्रो है या माइक्रो है? स्पीड के साथ एकदम है। मधु कुमारी, अमृता, बहुत शानदार भाई। अनुप्रिया, माइक्रो नहीं होगा बच्चे, मैक्रो हो जाएगा। हाइड्रोजन CHO की श्रेणी में आ रहा है ना, तो कार्बन आए, हाइड्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ये सब क्या होंगे मैम? मैक्रो की श्रेणी में आते हैं। अगर नाम दे दे क्लोरीन का, कमेंट करिए कि मैम क्लोरीन कहाँ आता है? क्लोरीन आता ही नहीं है। बिल्कुल देखो स्क्रीन में ना, जैसे नाम मैं आपको तीनों लिख दूं, दिमाग में भी ऐसे ही पूरा छप जाने चाहिए कि मैम इनमें से कोई भी नाम आएगा तो फटाफट से बता दूंगा मैक्रो की श्रेणी में ये आते हैं, मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्लोरीन है तो किस में होगा? माइक्रो में होगा। इनमें से तो मैम है नहीं। ठीक है, क्लोरीन हो, कोबाल्ट हो, कैल्शियम होगा तो आप बता सकते हो कि अच्छा कैल्शियम भैया यहाँ आते हैं माइक्रो की कंडीशन में। क्लियर है? तो यहाँ से इसी प्रकार से आपके प्रश्न भी बन जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। बाकी देखो कुछ इनके यूजेस भी समझ लेते हैं कि कौन सा जो तत्व है वो किस कार्य में मदद करता है। सबसे पहले बात करेंगे CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। आपको पता है हमारे प्लांट्स के अंदर भोजन बनता है, किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। और वही ग्लूकोज के रूप में क्या मदद करेगा मैम? कार्बन हमारी मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बन का उपयोग ग्लूकोज के निर्माण में देखा जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन पूछ ले तो सांस लेने के लिए श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है। और अगर पानी इसके हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन हमारे प्रोटोप्लाज्म में, यानी जो हमारे सेल में द्रव्य भरा हुआ होता है, वहां उपस्थित होगा।
साथ में हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य है बोले तो न्यूक्लियोप्लाज्म में भरा होगा, और हमारी सेल वॉल को भी बनाने में ये मदद करता है, यानी उसके अंदर भी ये उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे ये अलग अलग हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के फंक्शंस हैं जो कि ये अपने सेल में, अपने प्लांट के अंदर काम करते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? जल्दी से बताओ, क्लियर है कहानी? तो मैम ये तीनों क्या थे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। नोट्स बनाने होंगे तो आपको हम बाद में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आपके एप्लीकेशन उस पे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से नोट्स भी बना सकते हो। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है। हाँ जी बेटा, ये वो कॉन्सेप्ट है जो तुम बाद में कहोगे कि मैम काश मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान दे लेता। अभी दो महीने बाद ही पेपर शुरू हो जाएंगे सारे, फिर कहेंगे पता नहीं चला कहाँ से पेपर हो गया, कहाँ से सवाल आ गया, मैम इस बार टीसीएस वैसे ही अटपटे से क्वेश्चन पूछ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान इन पर दे लो, ये तुम्हें वहां भी नहीं मिलने वाला जहां तुम ढूंढते रहते हो कि यार कुछ अच्छा सा कंटेंट मिल जाए। टॉप 400-500 सवालों में नहीं मिलने के मैम, सवाल तो करके चले जाते हैं लेकिन उसके पीछे की साइंस पता नहीं चलती फिर। सो ये 101 गोल्डन, मतलब सच में गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए। चलिए, तो ये कहलाता है, अगला आता है नाइट्रोजन की बात करूं। बिना नाइट्रोजन के ना पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ध्यान रखना, अगर इसकी कमी होगी तो ग्रोथ रुक जाती है, होती ही नहीं। और अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया तो फल फूल देरी से आते हैं। ठीक है, फल फूल देरी से आते हैं। तो आपसे स्टेटमेंट वाइज भी पूछ ले तो भी आप बता सकते हो कि भाई नाइट्रोजन जो है ये सबसे पहले तो अगर इसकी कमी होगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, वृद्धि जो है वो रुक जाती है। और अगर अत्यधिक मात्रा में हो गया तो फूल जो है उनको आने में देरी हो जाती है। कई बार होता है ना पौधे के अंदर फूल नहीं आते हैं, इसी कारणवश नहीं आते, देरी से आते हैं मतलब। ठीक है, देखिए जी रजत कुमार, अगर हम न्यूक्लियो और प्रोटोप्लाज्म की बात करें, ये सेल है आपका। सेल के अंदर एक यूजुअली लिक्विड भरा हुआ होता है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है। इस बाहर वाले लिक्विड को हम नाम देते हैं आपका प्रोटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म के नाम से भी आपने सुना होगा इसको, कोशिका का द्रव्य। और जो द्रव्य न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बाहर वाले को, जो न्यूक्लियस के बाहर है, दैट इज योर प्रोटोप्लाज्म, और जो अंदर है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का काम क्या है? सबसे पहला प्रोटीन के निर्माण में ये मदद करता है। आप जानते हो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, और अमीनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। अपार्ट फ्रॉम CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी हमारे प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड बोले तो DNA, RNA, इनके अंदर भी हमारे ये जो नाइट्रोजन भाई साहब हैं ये बैठे हुए होते हैं। तो ये इन सभी कार्यों में यहाँ पर आपकी मदद करता है। ठीक है, अगली बात करें हमारे फास्फोरस और पोटेशियम की, तो फास्फोरस भी न्यूक्लिक एसिड में होगा, और साथ में ये मैच्योरिटी देने में मदद करता है, यानी फसलों को बहुत जल्दी परिपक्व कराता है, मैच्योर कराता है, फसल पक जाती है, ये आप कह सकते हो। किसकी वजह से? तो बात कर रहे हैं फास्फोरस की वजह से। आपने कहा मैम एक बात बताओ, न्यूक्लिक एसिड में कैसे फास्फोरस होगा? देखिए, अगर मैं DNA की बात करूँ ना, तो DNA किससे मिलकर के बना है? फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला, नाइट्रोजन का बेस, आइदर वो एडेनिन हो, थाइमीन हो, साइटोसिन हो, ग्वानिन हो, 4 प्रकार के अलग अलग नाइट्रोजन के क्षार पाए जाते हैं। अगला आपका एक शुगर होता है, शुगर DNA है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी इसके अंदर। और तीसरा पाया जाता है एक फॉस्फेट का ग्रुप। तो इसके बिना तो मैम कहानी नहीं है। तो फॉस्फेट का ग्रुप है ना फास्फोरस के साथ, आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, क्लियर है भाई? सूरज कुमार, अपडेटेड वर्जन आ चुका है, ठीक है, आप उससे भी अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विशाल। तो ये है फास्फोरस। पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम प्रोटीन को बनाने में मदद करेगा, और साथ में इसकी कमी से क्या हो जाता है? ब्लाइट डिजीज हो जाती है। कई बार क्या होता है पौधों के अंदर, अगर इन पोषक तत्वों की पूर्ति ना हो तो मैम बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर आलू, कभी देखा है आलू का दिल काला हो गया? आलू जो है अंदर से काला निकला है, आलू की फसल खराब निकली है, पत्ते जो है वो काले काले से दिखाई दे रहे हैं। क्यों भाई, देखा है ऐसा कि नहीं? जल्दी से बताओ एक बार कि मैम घर में मम्मी ने तो कभी देखा ही होगा, है ना? तो आलू जब काटते हैं उसमें से कुछ ऐसा निकल के आए तो कहते हैं कि इस फसल के अंदर ब्लाइट डिसऑर्डर है। क्या कमी रह गई इसके अंदर? तो आपने बताया भैया पोटेशियम नहीं था, फसल जो हमने प्रॉपर ग्रो करी थी वहां पर कमी किसकी थी? पोटेशियम की कमी थी, जिसकी वजह से ऐसा रोग हो जाता है। इसे कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। समझ में आ रही है कहानी? तो एक थम्स अप का साइन भेजो जल्दी से। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी के मन में? अब ये जो 3 आपने देखे ना, इन तीनों से सबसे इंपॉर्टेंटली प्लांट की ग्रोथ होती है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा पोटेशियम, तीसरा फास्फोरस। ये 3 जो है, हाँ काले दिल का दिल तो आजकल किसी का भी काला बना देते हैं हम, हैं? हार्ट ही बोला जाता है अंदर की तरफ मध्य वाले भाग में। तो मैम ये 3 जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, इनको क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि अगर इनकी ग्रोथ, मतलब इनकी कमी हो गई तो डेफिनेटली प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती, एकदम वहीं की वहीं रुक जाती है। फूल नहीं बनेंगे, फल नहीं बनेंगे, जो फसल आ रही है वो खराब होती हुई नजर आएगी, इस प्रकार की। तो NPK का नाम तो अलग से मेंशन कर लेना। ये आपके क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल या महत्वपूर्ण एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में इसको हम यहाँ पर रखते हैं। समझ गए?
अब आते हैं मैम अगले पे, दैट इज योर सल्फर। सल्फर की बात करें तो इसकी बेसिकली मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोटीन को बनाने में होती है। प्रोटीन का निर्माण करेगा, उसमें भी मुझे सल्फर चाहिए। साथ साथ में जो आपका रूट है, शूट है, ठीक है, इनके विकास के लिए जो नीचे की तरफ आप देखते हैं भूमिगत हिस्सा होता है जिसमें हमारी जड़ें ग्रो कर रही हैं, है ना, ये प्रॉपर नीचे का भाग है, इसमें हमारी जड़ें ग्रो कर रही हैं। ऊपर की तरफ पूरा ये जो शूट का निर्माण होता है, ठीक है, इसमें भी क्या मदद करेगा, हमारा सल्फर मदद करेगा। तो तना ऊपर की तरफ और जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ, इसकी विकास में भी हमारे सल्फर की मदद देखी जाती है। कई बार आपने सुना होगा जड़ों में गांठें हो जाती हैं, ट्यूबर्स हैं, नॉट्स हैं, ये बन जाते हैं। जो फलीदार पौधे होते हैं ना, उसके अंदर नीचे जड़ों में कुछ इस प्रकार की गांठें जो है वो यहाँ बन जाती हैं, उसे बनाने में ये मदद करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी ये मदद करती हुई नजर आती है। तो ध्यान रखना, ट्यूबर्स और नॉट्स किसकी मदद से बनते हैं, सल्फर के द्वारा बनते हुए फलीदार पौधों में कंद और गांठें बन जाती हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम कमी देखेंगे तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली पीली रंग की हो जाती हैं। अगर प्लांट्स को सल्फर नहीं मिला, प्लांट्स में सल्फर की कमी है, तो पत्ती का रंग हरे से क्या हो जाएगा, पीले कलर का हो जाता है, ठीक है। प्रिंस बेसिकली हम ऊपर नॉर्मल एक एलिमेंट के तौर पे इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो टाइप नहीं देखेंगे, ठीक है। सल्फर की कॉमनली हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। सल्फर भी क्या है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। अगला आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कहानी ध्यान रखना कि कैल्शियम आपके इन दोनों जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं, डीएनए और आरएनए, इनको प्रोटीन से बांधता हुआ नजर आता है। किससे, प्रोटीन से बांधता हुआ। हाँ, येलो कलर की पत्ती होती है लेकिन वो सल्फर की कमी से होती है। तो अगर पूछा जाए कि आपके डीएनए और आरएनए को प्रोटीन से कौन बांधता है, तो वहां नाम आएगा कैल्शियम का। इसी के साथ कैल्शियम है, गुणसूत्रों को बनाता है, फैट का संश्लेषण करता है, वसा के सिंथेसिस में ये मदद करता है, एंड जो कार्ब्स और अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इसको कैरी करने में मदद करता है। क्योंकि प्लांट्स में देखो शर्करा बन गई स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स को बनाएंगे, इनको लेके कौन जाएगा, पूरे प्लांट्स में डेवलपमेंट जब हो रही है तो ये ट्रांसपोर्ट भी तो करे जाते हैं, इनका परिवहन भी तो होता है मैम, इसको कराने के लिए हमारा कैल्शियम कार्य करता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये कैल्शियम आपका देखा जाएगा। अच्छा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है जरा ये तो बताओ, क्यों भाई, कम से कम 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, और हो चुके भी होने चाहिए। नहीं याद है तो इसकी वजह क्या है, बेहतरीन वाली तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास भी चल रही है, फिर भी अगर नहीं याद है तो कैसे। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अलग अलग एटॉमिक नंबर्स हैं, एटॉमिक मास है। 20 आ रहा है, बहुत बढ़िया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, करेक्ट। एटॉमिक मास कितना हो जाता है मैम, 40 देखा जाता है लगभग, आपका देखा जाएगा डबल। चलो, ऐसी चीजों को ना साथ साथ में रिवीजन करते रहा करो। अगर मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई तो पहली चीज हमारा बीज जो है वो नहीं बनेगा, और दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, जहां से क्लोरोफिल बनता है, वो मैडम काम नहीं करेगा, ठीक है। हरित लवक का काम क्या होता है, क्लोरोफिल को बनाना। इसके अंदर हरा रंग देने की क्षमता होती है, पौधों में जो भी हरा रंग आता है इसी के कारण आता है। तो अगर मान लीजिए कैल्शियम की कमी हुई तो मैम डेफिनेटली हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है ये ठीक से काम नहीं करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो, अगला देखो, नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। अभी मैग्नीशियम भी मैडम इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए तो हमने एक फॉर्मूला भी याद करा था कि मैग्नीशियम का काम होता है कि ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। पौधों में मैग्नीशियम मतलब सीधा हरा रंग के संबंध में आप बता सकते हो, ग्रीन कलर दिया जाता है इसके द्वारा, जैसे ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। अभी क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को नहीं याद हो तो लिख लेना। क्लोरोफिल का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्मूले में देखो मैम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब है, बट साथ में मैग्नीशियम भी है। तो पूछ लेता है कि भैया क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, आपने बताना है कि हमारा जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पर उपस्थित होता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैडम इसकी कमी हो जाए, मैग्नीशियम ना हो, तो सिंपल सोबर सी बात है, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो हरा रंग नहीं है, क्या हो जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, जैसे सल्फर की कमी से हो रही थी ना, ऐसे ही यहाँ इस मैग्नीशियम की कमी से भी आप देख रहे हो एक पूरा हिस्सा क्या हो चुका है मैम, पीला पड़ चुका है, ये देख रहे हो। इसी को क्लोरोसिस कहते हैं, इस बीमारी को क्या नाम दिया जाता है, क्लोरोसिस का नाम यहाँ पर दिया जाता है। बोलिए कहानी समझ आ रही है कि नहीं। तो अगर बीमारी आ जाती है कि क्लोरोसिस कहाँ हो रहा है, क्या बताओगे, मैग्नीशियम की कमी से होता है। क्लोरोसिस यानी पीला, पत्ती का पीला पड़ जाना। कोई डाउट भाई किसी के मन में। तो ये सारे नाम हमने किसके पढ़े हैं, जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में रखते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर। हमने लगभग 9 नाम याद करे। सबसे पहला जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK जो क्रिटिकल एलिमेंट्स थे, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये 9 नाम मिलकर के क्या बन जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर बन जाते हैं, मुख्य पोषक तत्व बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आज अपन समझ गए कि भाई कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब आते हैं अगले वाले पे कि पोषण के टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
खाना खाते हो ना, सिंपली खाना उठा करके खा लेना, ये एक जनरल न्यूट्रिशन होता है, जनरल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। इसको हम कह सकते हैं कि मैम हमने इंजेस्ट कर लिया खाना, बट सबके केस में सेम नहीं होता। शिकारी शिकार करके भी खाता है और पेड़ों के अंदर प्रॉपरली फ्लोएम के द्वारा खाना ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के या फिर इस न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले मैम इसे 2 कैटेगरीज़ में बाँटा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। बचपन से कहानी पढ़ते आए हैं कि पेड़-पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, मानव किसी के ऊपर निर्भर होता है खाने के लिए। बोलो हाँ कि ना? यही सुना है हमने। सिम्बायोटिक, सैप्रोफाइट्स ये सब तो अभी आगे आएँगे। पहला बेसिक जो कैटेगरी होती है उसे हम क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशन हमारा 2 प्रकार का होता है। या तो वो ऑटोट्रॉफिक होगा या हेटेरोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाएँगे मैम? प्रकाश संश्लेषण से। उसी क्लोरोफिल से जो हमारे मैग्नीशियम के साथ अभी हमें दिखाई दे रहा था। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, हरित लवक से बनता है और इसी के माध्यम से पौधे अपना भोजन खुद तैयार कर पाते हैं। ठीक है? अपना स्वयं का भोजन तैयार करना। अब इसका मतलब ये नहीं मैम घर पे गए हैं, किचन में जाकर के हमने सब्जी बना ली, रोटी बना ली तो हम ऑटोट्रॉफिक हैं। नहीं, इनके अंदर भोजन इनकी पत्तियों में ही बनता है। हम तो उस पके-पकाए भोजन को ला कर के और रीहीट करते हैं, उसको कुक करने का काम करते हैं। बोलो समझ आ रही है कहानी कि नहीं? तो इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी के नाम से भी ये जाना जाता है कि अपना पोषण खुद ही तैयार करते हैं। इसमें सारे हरे पौधे आते हैं। अच्छा, पौधों के अंदर देखो रसायन संश्लेषण की विधि जो होती है वो भी देखी जाती है कि हमारा क्लोरोफिल जो है वो काम कर रहा है। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, कई बार ना हम सिर्फ एक ही नाम को याद रखते हैं कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, बट कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो कि खाना खुद से बनाते हैं। उनके अंदर आप कह सकते हैं कि हाँ, उनका केमिकली जो सिंथेसिस होता है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, कुछ शैवाल हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो केमिकली खाने को बनाती हैं। डजंट मीन कि वो उन्हें धूप ही चाहिए। स्वपोषी मतलब जो खुद बनाए। स्वपोषी मतलब क्या होता है, जो खुद प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ इस श्रेणी में कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं, ये रहा, और कुछ शैवाल भी यहाँ पर आते हैं। फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेंगे, बट वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, यानी कुछ केमिकल्स की मदद से अपना खाना खुद से तैयार कर पाते हैं। बहुत शानदार। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब इसी पार्ट में हम एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर बात आ जाए हेट्रोट्रॉफिक की, ये किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसकी श्रेणी में सारे के सारे जंतु यहाँ पर आते हैं। फंगस यहाँ पर आती है, कवक पूर्णतः हेट्रोट्रॉफिक है, कभी अपना खाना खुद नहीं बनाती, भले ही वो शैवाल के साथ क्या हो जाए, एक तरह से रिलेशनशिप यहाँ पर बना ले, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि विषमपोषी या परपोषी के नाम से भी ये जाना जाता है। परपोषी बोले तो किसी दूसरे पर निर्भर है। अब इस परपोषी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वही टाइप्स पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो पहला टाइप आता है जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या है? होलोजोइक यानी मैम ये जो मेंढक बैठ करके पूरा अपना खाना खा रहा है, सामने मक्खी मच्छर कीड़ा जो भी आया उसने लिया और खा लिया। आप ह्यूमन बींग्स की बात करिए, मानव करता क्या है भाई? मानव भी तो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। यानी कि मैम जो भी हमारे सामने भोजन आता है, हम अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, उठाते हैं और उसे खा जाते हैं। बना बनाया खाना था, उठा करके खा लिया, उसी को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। होलो वर्ड, होल से ध्यान रखना कि हम पूरे खाने को उठा करके खा लेते हैं, अपने को कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी। ठीक है, तो हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन का नाम ध्यान रखना है, जिसमें आप जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको उठाएंगे, इंजेस्ट करेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर बांट देते हैं, और फिर इंजेशन के बाद इसका डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हो। ठीक है, हिंदी में अगर चाहो तो लिख लेना, होलोजोइक पोषण जटिल खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, भोजन का पाचन भोजन के अंतः ग्रहण के बाद देखा जाता है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में ये पार्ट आपका देखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है जिसे हम नाम देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अभी पैरासाइट का नाम सुना है कि पैरासाइट क्या होता है? मैम इसको देखो, कई बार कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन डायरेक्टली खाएंगे भी नहीं, डायरेक्टली बनाएंगे भी नहीं। उन्हें कोई दूसरा पर्सन, दूसरा ऑर्गेनिज्म, दूसरा जीव चाहिए जिसके शरीर के ऊपर रह के या शरीर के अंदर रह करके अपने पोषण को वो ग्रहण करते हैं। कहानी को समझना कि अगर कुछ ऐसे जीवों की बात करी जाए जो भैया ना तो सीधे सीधे खा रहे हैं, जैसे कि होलोजोइक में खाया जा रहा था, ना ही अपना खाना खुद बना रहे हैं जैसे ऑटोट्रॉफिक में बनाया जा रहा था, ये क्या करेंगे? किसी दूसरे के ऊपर प्रॉपरली वहाँ उसकी बॉडी के ऊपर रहेंगे या उसके बॉडी के अंदर रहते हैं, तब अपना खाना उसके ऊपर निर्भर होते हैं। बालों में जू सुनी है सबने कि भैया बालों में ना जू हो जाती है, लड़के हों लड़कियां हों, बच्चे हों छोटे हों बड़े हों, किसी के भी बालों में जू हो सकती है। वो जू क्या करती है? वो आपकी सतह पर रहती है, सरफेस के ऊपर बालों के अंदर। तो मैम वहां रह करके वो आपकी बॉडी से पोषण ग्रहण करती है और पूरे जीवन भर रह सकती है। आप जब तक उसे ना निकालो, 1 महीना 2 महीने 1 हफ्ता, डिपेंड करता है कि आप कब तक अपने बाल साफ नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो जो जू रहती है, लाइस जिसे आप कहते हो, वो भी तो क्या है मैम? एक प्रकार का पैरासाइट है, परजीवी है। नाम में समझ में आ रहा है, परजीवी, किसी दूसरे के ऊपर रहने वाला जीव परजीवी या उसके शरीर के अंदर रहता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, ये आपको दिख रही है अमर बेल, जिसका नाम सुना होगा। ठीक है,
ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक परजीवी का। ये देखो इस पूरे प्लांट की जड़ के ऊपर या ऊपर पूरी तरह से इस पे लिपट करके ये क्या करती है, अपना पूरा लाइफ स्पेंड करती है और अपना पूरा पोषण ग्रहण करती है। कुछ इस प्रकार की ये दिखाई देती है। दिख रहा है पूरा मैम इसके ऊपर लिपटी हुई नजर आ रही है। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? अमर बेल कसकटा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बस मैम, तो ये वही एग्जाम्पल है। बेसिकली क्या होता है कि इसके पास खुद का क्लोरोफिल तो है नहीं। अब इसे खाना प्रॉपर्ली चाहिए तो कहाँ से लेगी? ये पौधों से, पौधों के ऊपर पूरा क्लाइंब करके ऐसे लिपट करके रहेगी और वहां से अपना पूरा भोजन ग्रहण करती है। इसी को कहते हैं कसकटा। जरूरी नहीं है लड़कियों को ही हो, जुम भैया किसी को भी हो सकती है। तुम ये इतनी पार्शियलिटी कब से करने लग गए हैं? तुम्हें पता है ना कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, और ये तो बीमारियां हैं मैम, किसी को भी हो सकती है। कह के थोड़ी आती है कि लड़कियों को ही होंगी, कि लड़कों को नहीं हो सकती मैम। हाँ भाई। अच्छा, कल आरपीएफ का पेपर था, किस किस का एग्जाम हुआ जल्दी से बताओ। कल आरपीएफ का एग्जाम एवरेज बताया, देखो ज्यादा सिंपल भी नहीं आया और ज्यादा टफ भी नहीं आया। आप लोगों में से किसी का था तो हुआ कैसा, ये बताइए जरा जल्दी से। हाँ, सबके अलग अलग कहा जाता है। बताओ भाई एक बार जल्दी से। अभी एग्जाम चल रहे हैं, कल से शुरू हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर। ठीक है, पेपर ज्यादा टफ भी नहीं था और ज्यादा सिंपल भी नहीं था। लेवल उतना था कि अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना बंद मत करना। जिसका आगे है अपनी बढ़िया से रिवीजन करके जाओ, क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है सिर्फ वही पेपर को कर पा रहा है। अगेन मैं एक बात कहूंगी, आपने अगर ढंग से तैयारी की है तो आप अच्छे से अपना एग्जाम दे सकते हैं। जिनका 11 को है, किसी का आज है। ठीक है, सबको लग रहा था कि मैम जीएस जो है ना वो बहुत ज्यादा एकदम ताबड़तोड़ आई है, जीएस आउट ऑफ माइंड था, बाकी सब एवरेज था। अच्छा जी, नहीं देखो एक चीज कहूंगी, जीएस में हमेशा ना किसी भी एग्जाम को देने जाओ आपको लगता है मैम जीएस ही इतनी खतरनाक आई है। दरअसल होता क्या है, तो जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। मतलब आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट, स्टैटिक सब पढ़ना होता है। और फिर उसमें भी कई बार बारीकियों से चीजें अगर कुछ पूछ ले, आप भूल जाते हो और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जीएस में लेवल हार्ड नहीं था, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल था, थ्योरी। इसीलिए मैंने आपसे शुरू से कहा थ्योरी पढ़ी है तो बहुत प्यार से सवाल लगा करके आ पाओगे, नहीं पढ़ी है तो शक्ल देखते रहोगे, फिर कहोगे आउट ऑफ माइंड आया था। इसीलिए अभी एनटीपीसी का पेपर भी आ रहा है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से एक बार अपने रिविजन को कर लो, बढ़िया से पेपर लगा करके आओगे। ठीक है, तो इस रियलिटी से वाकिफ हैं आप सब कि जीएस ही गेम चेंजर है और जीएस गेम चेंजर रहेगा भी। जिसने बढ़िया से पढ़ लिया सिलेक्शन पक्का है, और बाद में वरना पछताते हैं कि मैम काश पढ़ लेता है। तो आगे जिस किसी का भी एग्जाम है, आज हो या आने वाली शिफ्ट्स में हो, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करिएगा। आगे एनटीपीसी के लिए भी हम बहुत बढ़िया आपके लिए एक मास्टर प्लान लेकर के आएंगे इस पूरे महीने, है ना। होली वोली तो मैम चलती रहती है, मेहनत करनी है इस बार लग करके। ठीक है, चलो। तो इसमें आते हैं, अमरबेल के ऊपर बात कर रहे थे। कसकटा का नाम ध्यान रखना, हिंदी में इसको परजीवी कहा जाता है। ठीक है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स बाय लिविंग इन और ऑन। ये वाली सिचुएशन को ध्यान रखना, या तो उसके अंदर रहते हैं या उसके ऊपर रहते हैं। जो अंदर की तरफ रहेंगे उन्हें कहते हैं एंडोपैरासाइट, और जो ऊपर रहते हैं उसे कहते हैं एक्सोपैरासाइट। ठीक है, एक्सोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट जीव कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो आते हैं अगले पार्ट पर। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। तो दो प्रकार तो हमने यहाँ पर पढ़े। अब सुनिए तीसरी कैटेगरी, जिसे सेप्रोफिटिक कहते हैं। कई बार कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिल्कुल डेड और डिकम्पोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको खाते हैं, कि जो मर गए, जो कोई जीव जंतु मर गए हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है, सड़ गया है भोजन, देखा है, उसको खाने का काम करते हैं। आप अगर देखेंगे कि आपका कोई भी भोज पदार्थ खराब हो गया है, उस पर फंगस लग जाती है, तो फंगस अपना पोषण कहाँ से ग्रहण कर रही है? फंगस उस सड़े हुए जो भी आपका भोजन था उससे अपने पोषण को ग्रहण करने का काम करती है। ठीक है, वायरस की कैटेगरी अलग है, वायरस ना जीवित है ना मृत है। इसे कहते हैं सेप्रोफिटिक, यानी कि जैसे फंगस है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये किसके ऊपर फीड कर रहे हैं? डेड मटेरियल्स के ऊपर। ये नाम ध्यान रखना। जो भी अपघटन वाले जीव होंगे, कोई पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, या कोई जानवर है जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसके ऊपर आकर के अपना भोजन ग्रहण करने वाला कहलाता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक की श्रेणी में मृतोपजीवी, हिंदी में से कहते हैं फंगस और बैक्टीरिया। ये दो नामों का ध्यान रखना, कौन कौन से आते हैं? फंगस और जीवाणु, कवक और अन्य सूक्ष्म जीव। देखा है ना, फंगस जब भी लगती है तो भोजन खराब हो चुका है, मैम फंगस लग गई। फंगस अब उसको अपना खाना बना चुकी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके खाने लायक नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम बात कर सकते हैं जो फफूंदन लगती है और कुछ जीवाणु। तो ये मृत सामग्री पर भोजन करते हैं और पौधे और अन्य जानवरों के मृत अवशेषों के अपघटन में क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो इस कैटेगरी को क्या कहा? सेप्रोफिटिक। इसको हिंदी में मृतोपजीवी भी कहा जाता है। नाम ध्यान रखना। तो ये तीसरी कैटेगरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, एस्कैरिस तो कीड़ा है एक तरीके से, उसको हम एस्के एलिमेंट्स की श्रेणी में रखते हैं। करने को मैम वो भी ये काम कर सकता है, वैसे वर्म्स की श्रेणी में आते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अगला आता है सहजीवी। सहजीवी मतलब साथ निभाना, साथिया। कैसे कि मैम सह जीवन है, जिनका जीवन क्या चलता है? साथ साथ में चलता है, जो एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं, जिन दोनों का लाइफ